नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 5th सेमेस्टर के तीसरे पेपर की बात करने वाले हैं, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। जिन प्यारे साथियों को कल का एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, स्पेशली हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दो क्लास पहले मैंने करा चुका हूँ। ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आप इन तीनों क्लासों को कर चले जाइएगा तो आपका परीक्षा में एक नंबर भी कम नहीं होगा और पूरा पेपर आपको परीक्षा में दिखाई देगा। चाहे आप मेरे किसी भी वीडियो को उठाकर देख लें और उस पेपर को मिलाकर देख लें, पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन मिले होंगे। मैं अब तक जितनी भी रिसर्च कर लाया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की रिसर्च कर लाया हूँ। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं हो। सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें पढ़कर चले जाइए। आपका एक नंबर परीक्षा में या आपके एग्ज़ाम में एक नंबर आपका कम नहीं हो सकता। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ये टिप्पणी लिखने के लिए आती है छोटी छोटी, जो सेक्शन ए में होती है। सेक्शन ए में क्या होता है, जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमें 5 के 5 करने रहते हैं। ठीक है। सेक्शन बी में क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लॉन्ग आते हैं, थोड़े बड़े आते हैं। सेक्शन सी में उससे भी बड़े आते हैं, जो 15 नंबर के होते हैं। तो इस सेक्शन ए के क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या है, सेक्शन ए के क्वेश्चन में स्वामी रामानंदाचार्य, जो हमारे स्वामी, ऑप्शन ए, मतलब जो ऑप्शन ए, एक जो ए क्वेश्चन है हमारा, ए क्वेश्चन क्या है, स्वामी रामानंदाचार्य। स्वामी रामानंदाचार्य कौन थे, क्या हैं, इनके बारे में लिखिए। तो इनके बारे में क्या है, स्वामी रामानंद 14वीं शताब्दी के एक महान वैष्णव संत और समाज सुधारक थे। इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। स्वामी रामानंदाचार्य जी को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने जाति पाति के बंधन को तोड़कर समाज के सभी वर्गों के लिए भक्ति के द्वार खोले। समाज के सभी वर्ग, मतलब ऊंचे नीचे जो वर्ग हैं, अमीर गरीब जो मध्यम वर्ग हैं, सभी के लिए इन्होंने भक्ति के द्वार खोले, यानी उनको मंदिरों में प्रवेश जाने के लिए स्वीकार किया। कबीर और रविदास जैसे प्रसिद्ध संत उन्हीं के शिष्य थे। कबीर दास जी और रविदास जी दोनों ही उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने राम भक्ति को मुख्य धारा बनाया था। उन्होंने किसको, राम भक्ति को मुख्य धारा बनाया था। अगली आएगी चिश्ती सिलसिला पर। मोहिनुद्दीन चिश्ती सिलसिला पर टिप्पणी लिखिए या यह क्या है। तो चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला है, जिसका स्थापना ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती ने की थी। यह सिलसिला सादगी, प्रेम, सहपुणिता और मानवता की सेवा पर जोर देता है। इस सिलसिले के संत संगीत समा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम मानते हैं। निजामुद्दीन औलिया इस सिलसिले के प्रमुख संतों में से एक हैं। जो निजामुद्दीन औलिया हैं, इस सिलसिले के कौन हैं, प्रमुख संत हैं। अगली आएगी टिप्पणी माध्यमिक परिवहन। मध्यकाल में परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन था, उसमें मेडाइवल पीरियड्स में ट्रांसपोर्टेशन का कैसे था, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्यकाल में परिवहन मुख्य रूप से पशुओं और जलमार्गों पर निर्भर था। क्या, पशुओं यानी घोड़े, हाथी, बैल, और जल यानी जहाज़ों पर, पानी के जहाज़ों पर निर्भर था। थल मार्ग पर माल ढोने के लिए बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़े, खच्चरों का प्रयोग होता था। शेरशाह सूरी और मुगलों ने सड़क-ए आजम जीटी रोड जैसी सड़कों का निर्माण कराया। भारी माल के लिए नदियों के माध्यम से नावों का उपयोग सबसे सुलभ और सस्ता साधन था। अगली टिप्पणी लिखने को आएगी मनसबदारी प्रथा क्या थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई थी। एक विशिष्ट प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी। मनसब का अर्थ
मनसब का अर्थ क्या है? मनसब का अर्थ पद या रैंक, पद या रैंक। यह अधिकारियों, मनसबदरों का ओहदा और वेतन निर्धारित करती है। मतलब जो पद या अधिकारी रैंक हैं उन अधिकारियों का ओहदा और वेतन, यानी ओहदा उनका जो पद है उसको और उसकी जो सैलरी है उसको निर्धारित करती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, जात व्यक्तिगत पद और सवार घुड़सवारों की संख्या। यह व्यवस्था मुगल शासन का मुख्य आधार बनी। यह व्यवस्था क्या बनी? मुगल शासन का मुख्य आधार बनी। अगली आपसे पूछी जा सकती है, सांकेतिक मुद्रा योजना क्या है? सांकेतिक मुद्रा योजना क्या है? यह योजना दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1329 और 30 में शुरू की गई थी। उसने चांदी के सिक्के की कमी को पूरा करने के लिए चांदी की सिक्के की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। किसके? तांबे और पीतल के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के सिक्के के टंके के बराबर रखा गया। चांदी का सिक्का क्या था? टंका के बराबर रखा गया, टंक के बराबर रखा गया। हालांकि उचित नियंत्रण और जाली सिक्कों के कारण यह योजना पूरी तरह विफल रही और सुल्तान को इसे वापस लेना पड़ा। अगली आ सकती है सेक्शन बी में, जो 3 नंबर के आपके 7.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सूफीवाद क्या है? इसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। आप जरूर पढ़कर जाएं इस क्वेश्चन को। क्या है? सूफीवाद इस्लाम के भीतर क्या? एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी विचारधारा है जो ईश्वर की प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुमति और प्रेम पर जोर देती है। इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है? ईश्वर एक है, तौहीद। सूफी मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर में है। क्या? सब कुछ ईश्वर में है और ईश्वर सब में है। प्रेम और भक्ति, ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता कर्मकांड नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और मानवता की सेवा है। निस्वार्थ प्रेम और मानवता की सेवा क्या है? ईश्वर की प्राप्ति मानी जाती है। अगला है गुरु का महत्व। पीर मुरीद, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए एक गुरु पीर का होना अनिवार्य है। संगीत और नृत्य सूफी संगीत और नृत्य के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपनी तल्लीनता व्यक्त करते हैं। मानवता की सेवा, वे जाति धर्म या रंग के भेदभाव के बिना सभी मनुष्य की सेवाओं को ही सच्ची इबादत मानते हैं। क्या? वे भेदभाव के बिना सभी मनुष्य की सेवाओं को ही क्या मानते हैं? सच्ची इबादत मानते हैं या सच्ची सेवा मानते हैं। कौन? सूफी संत। अगला है प्रश्न नंबर डी क्या है? सल्तनत काल में औद्योगिक विकास की विवेचना। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में औद्योगिक का महत्वपूर्ण विकास हुआ। वस्त्र उद्योग यह सबसे प्रमुख उद्योग था। चरखे के आगमन ने सूती वस्त्रों के उत्पादन में क्रांति ला दी। रेशम और ऊनी वस्त्रों का निर्माण बड़े ही पैमाने पर होता था। धातु उद्योग के लिए हथियार, तलवार, कवच और घरेलू उपयोग के बर्तन बनाने का काम उन्नत था। कागज उद्योग, 13वीं शताब्दी के आसपास भारत में कागज बनाने की तकनीक शुरू हुई, जिससे लेखन और प्रशासन की आसानी हुई। अगला है भवन निर्माण। मेहराब और गुंबद जैसी नई तकनीकों के कारण राजमिस्त्री और पत्थरों तराशने वालों की मांग बढ़ी। क्या? राजमिस्त्री और पत्थर तराशने वालों की मांग बढ़ी। राजकीय कारखाने, अगला बिंदु है राजकीय कारखाने। सुल्तानों ने शाही जरूरतों के लिए कारखाने स्थापित किए जहां कुशल कारीगर काम किया करते थे। अगला पूछा जा सकता है मध्यकालीन
भारत में नारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। क्या है नारी की स्थिति? तो मध्यकालीन में महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी, लेकिन सामान्यतः यह गिरावट का दौर माना जाता है। सामाजिक पाबंदियाँ, समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ प्रचलित थीं। कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए जौहर की प्रथा देखी जाती थी। शिक्षा सामान्य महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा का अभाव था। हालांकि उच्च वर्ग की महिलाएं घर पर ही शिक्षित होती थीं। धार्मिक प्रभाव, भक्ति और सूफी आंदोलन ने महिलाओं को आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी, जैसे मीराबाई। अपवाद, इस काल में रजिया सुल्तान, चांद बीवी और नूरजहां जैसी महिलाओं ने राजनीति और प्रशासन में अपनी धाक जमाई, जो यह दर्शाता है कि सक्षम महिलाओं के लिए नेतृत्व के अवसर भी थे। अगली है डी, शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधार के और उसके दोष बताइए। भू राजस्व सुधार और उसके दोष। शेरशाह सूरी के सुधार को बाद में अकबर ने अपनाया। बाद में किसने अपनाया? अकबर ने अपनाया। सुधार, उसने भूमि की माप पैमाइश कराई, फसल की पैदावार के आधार पर लगान निर्धारित किया, किसानों को पट्टा दिया गया और उनसे कबूलियत लिखवाई गई। उसने भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों के स्थानांतरण की नीति अपनाई। दोष, इसके दोष क्या थे? लगान की दर अक्सर अधिक उपज का 1/3 होती थी। माप की प्रणाली में कभी कभी सटीकता की कमी रहती थी, जिससे छोटे किसानों पर बोझ पड़ता था। अकाल या फसल खराब होने की स्थिति में राजस्व की छूट मिलना कठिन होता था। जब कभी अकाल पड़ता या किसी बाढ़ या महामारी या किसी भी प्रकार की आंधी तूफान से फसल नष्ट हो जाती थी, तो वहाँ पर जो भू राजस्व था या टैक्स था, उस पर कोई छूट नहीं दी जाती थी। इसका यह शेरशाह सूरी की जो भू राजस्व सुधार था उसका दोष है। अगला प्रश्न क्या है? ई, सल्तनत काल में सामाजिक जीवन की विवेचना। सल्तनत काल का समाज मुख्य रूप से 2 बड़े समुदाय हिंदू मुस्लिम में विभाजित किया गया था। वर्ग संरचना, समाज 3 वर्गों में बटा था। कुलीन वर्ग, अमीर और सुल्तान; मध्य वर्ग, व्यापारी और क्लर्क; निम्न वर्ग, किसान और कारीगर। संस्कृति मेलझोल, इस काल में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ, जिससे गंगा जामुनी तहजीब कहा गया। खान पान, वेशभूषा और संगीत में बदलाव आए। जाति व्यवस्था, हिंदू समाज में जाति व्यवस्था और कठोर हो गई थी। मुस्लिम समाज भी जातिगत आधार पर एक असरफ और अजलाफ में बटा हुआ था। मनोरंजन, चौगान, पोलो, शिकार, शतरंज, लोक संगीत मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे। क्वेश्चन क्या है? एफ क्वेश्चन है, मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? मुगल राजस्व व्यवस्था का सबसे विकसित रूप देहसाला प्रथा थी। देहसाला प्रणाली थी, यह प्रथा नहीं, देहसाला प्रणाली थी। अकबर और टोडरमल द्वारा थी, ये अकबर के द्वारा दी गई थी। वर्गीकरण, मुख्य भूमि को उसकी उपजाऊ शक्ति के आधार पर पोलेज, परोती, चचर और बंजर में बांटा गया। क्या? भूमि को उसकी उपज की शक्ति के आधार पर क्या किस में बांटा गया? पोलेज में बांटा गया, परोती में बांटा गया, चचर में बांटा गया और बंजर में बांटा गया। लगान निर्धारित, पिछले 10 वर्षों की औसत पैदावार और कीमत के आधार पर लगान निश्चित किया जाता था। मतलब जो पिछले 10 वर्षों में
खेती हुई है उस पर निश्चित लगान लिया जाता था। नकद भुगतान, मुगलों ने अनाज के बजाय नकद कैश में लगान लेने की प्राथमिकता दी। अधिकारी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानूनगो और पटवारी जैसे अधिकारी नियुक्त करे। सेक्शन सी के क्वेश्चन क्या हैं? सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उदय और विकास पर चर्चा कीजिए। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक घटना थी। उदय के कारण क्या है? इसका उदय दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में अलवार और नयनार संतों द्वारा हुआ। उत्तर भारत में इसके प्रसार का मुख्य कारण जटिल कर्मकांडों के विरुद्ध असंतोष, सामाजिक और असमानता और सूफीवाद का प्रभाव था। विकास क्या है? 14वीं और 15वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद इसे उत्तर भारत में लाए। इसके दो मुख्य मार्ग थे। कौन कौन से? सहगुण जो ईश्वर को साकार रूप से मानते थे जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, और निर्गुण जो निराकार ईश्वर की उपासना और सामाजिक कुरीतियों के विरोध पर जोर देते थे जैसे कबीरदास और गुरु नानक जी और रविदास जी। इसका महत्व क्या था? इसका महत्व था इसने स्थानीय भाषाओं हिंदी, बंगाली, मराठी को बढ़ावा दिया और समाज में भाईचारे व समानता का संदेश फैलाया। अगला प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों व बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या है इसका? अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल स्थायी सेना रखने के लिए कठोर आर्थिक नियंत्रण लागू किया। बाजार नियंत्रण, उसने अनाज, कपड़े और गुलामों मवेशियों के लिए अलग बाजार सराय-ए-अदल स्थापित किए। कीमतों का निर्धारण किया। वस्तुओं के दाम पर तय कर दिए गए। जो तय किया गया कर था वह दिया गया और कम तोलने या कालाबाजारी करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। जैसे किसी वस्तु को कम दे दिया या कालाबाजारी मतलब जहाँ पर घपला किया जाता हो उसमें उनके लिए क्या किया गया? कठोर दंड दिया जाता था। प्रशासनिक ढांचा क्या था? बाजारों की निगरानी के लिए साहना-ए-मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। उद्देश्य क्या थे इसके? इसका मुख्य उद्देश्य कम वेतन में सैनिकों की आवश्यकता को पूरी करना था ताकि मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा की जा सके। यह नीति उसके जीवन काल का अत्यधिक सफल रही। अगला प्रश्न है सी। मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। मुगल काल में व्यापार के विस्तार एक अनौपचारिक लेकिन सुव्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली विकसित हुई। सराफ में मध्यकाल के बैंकर थे। इनका मुख्य कार्य मुद्रा का आदान प्रदान और सिक्कों की शुद्धता की जांच करना था। हुंडी क्या थी? हुंडी प्रथा यह इस काल की सबसे बड़ी देन थी। व्यापारी नगद ले जाने के बजाय एक कागज हुंडी का उपयोग करते थे जिसे दूसरे शहर में भुनाया जा सकता था। इससे लंबी दूरी के लिए व्यापार में जोखिम कम हो गया। क्या होता था? हुंडी में एक कागज दिया जाता था जिस पर उसका माल लिखा हुआ था कि इतना इनका माल हमारे पास है, इतना पैसा वहाँ से आप जाकर ले लीजिएगा।
ऋण व्यवस्था कैसी थी इसमें? ऋण व्यवस्था शराफ बड़े व्यापारिक और कभी कभी सरकारों को भी ऋण पर पैसा देते थे। कभी कभी क्या, सरकारों को भी ऋण पर इंटरेस्ट पर पैसा देते थे। बीमा व्यवस्था कैसी थी? माल की सुरक्षा के लिए बीमा जैसे प्रारंभिक व्यवस्थाएं भी अस्तित्व में थीं। इसने भारत को वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाने में मदद की। भारत को क्या, वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने में मदद की। अगला प्रश्न है प्रश्न डी। इसमें से आपको केवल 3 प्रश्न करके आने, जो 15-15 नंबर के होंगे। मुगल काल को भारत के व्यापारिक इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल काल को क्या माना जाता है? स्वर्ण युग। व्यापारिक इतिहास का यानी ट्रेड हिस्ट्री का क्या माना जाता है इसे? स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड्स। अगला है आंतरिक व्यापार। देश के भीतर माल का आवागमन सड़कों और नदियों के माध्यम से होता था। बंजारा समुदाय अनाज की आपूर्ति में मुख्य भूमिका निभाता था। बाह्य व्यापार, बाह्य मतलब देश से बाहर व्यापार क्या होता था? इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होते थे? भारत में सूती वस्त्र, रेशम, मसाले, नील और अफीम का निर्यात यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया को होता था। बदले में भारत को बड़ी मात्रा में सोना और चांदी आता था। प्रमुख बंदरगाह क्या थी वहाँ पर? प्रमुख बंदरगाह सूरत, चटगांव और मछलीपट्टनम। इस समय की प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सी हैं? चटगांव कहाँ पर है इस समय? चटगांव है इस समय पश्चिम बंगाल साइड में। और मछलीपट्टनम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य केंद्र थे। मुगल संरक्षण, सम्राटों ने सड़कों और सरायों का निर्माण कर व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की। मतलब सम्राटों ने जो सड़कों और सरायों के जो निर्माण कर व्यापारियों को क्या किया? सुरक्षा प्रदान की, जिससे व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हुए और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं इसके कुछ समय बाद, अब थोड़ी देर बाद मैं मैराथन लेने वाला हूँ, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इन तीनों क्लासों के अलावा रह गए होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं उनको लेने वाला हूँ। और रिवीजन के तौर पे हो सकता है इन क्लासों को जो क्वेश्चन है, इन क्लासों में जो क्वेश्चन लगाए गए थे उन्हें भी मैं उसमें ऐड ऑन कर दूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ ढूंढ के, तो आप शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसी ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।